हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं 20 एमसीक्यूज ऑन एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी कांस्टेबल एग्जाम का। और इस टॉपिक में आपके जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो साइंस इन्वॉल्व है उस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, चाहे जो साइंस आपके किचन में इन्वॉल्व होता है, या जो भी आपके रोजमर्रा की जिंदगी में साइंस है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे। इस सेशन से आपको इतना तो पता चल जाएगा कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बाकी इस टॉपिक पे मैं और भी आगे लेक्चर्स लाऊंगा, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा भी लगेगा। साथ साथ में आप आंसर भी करोगे और लास्ट में मुझे बताओगे आपने आउट ऑफ 20 कितने करेक्ट मार्क किए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 20 एमसीक्यूज ऑन एवरीडे साइंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट इज पोटैटो ऑब्टेन्ड। पोटैटो, आलू आप बहुत यूज करते हो सब्जियों में, तो ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जिससे पोटैटो ऑब्टेन किया जाता है। आपके सामने आपके ऑप्शंस है, रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट। ये जो आपका पोटैटो है ये रूट होता है, मतलब रूट से आता है, स्टेम से आता है, फ्लावर से आता है, या फ्रूट से, या मेरा मतलब है कि फ्रूट होता है प्लांट का। आंसर करो सारे के सारे। ये क्वेश्चन तो पता होना चाहिए क्योंकि हमारे 10th 9th के बुक्स में ये क्वेश्चन मिलता है। आपके बॉटनी से है, मतलब आपके बायो पोर्शन से, जो प्लांट बायो है। मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेम। जो पोटैटो होता है ये स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम हम बोलते हैं, ट्यूबर, ट्यूबर बोला जाता है, मॉडिफाइड स्टेम। अब ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन मैंने रखी है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपके जो पोटैटोज होते हैं ट्यूबर होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, यहां आप देख भी सकते हो। ये जो आप पोर्शंस देख रहे हो यहां पे, ये मॉडिफाइड स्टेम है जिससे आपका पोटैटो बनता है और ट्यूबर बोलते हैं। और ये जो मॉडिफाइड स्टेम है इसको स्टोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोलोन। याद रख लेना इन चीजों को। तो आपका पोटैटो क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। अब यहां पे आपको यह समझ में आ गया कि आपको जो भी आपके रोजमर्रा की जो सब्जियां है, जो फ्रूट्स है, तो आपको वो देखना है कि वो जो प्लांट के किस पार्ट से बने हैं, क्या वो मॉडिफाइड रूट है, क्या वो मॉडिफाइड स्टेम है। इस पे आपके एवरीडे साइंस में क्वेश्चन बनेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज। अब देखो ये क्वेश्चन आपका ब्लड ग्रुपिंग पे है, मतलब आपका बायोलॉजी से ही है, लेकिन ह्यूमन बायोलॉजी से। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बोलना है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब ब्लड ग्रुपिंग में आपको पता है हम ह्यूमंस में ब्लड ग्रुपिंग मिलती है, और जो सिस्टम यूज किया जाता है वो है एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम मतलब किसी का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा, या तो बी, या तो ए बी होगा, या तो ओ होगा। अब इसमें फिर पॉजिटिव नेगेटिव भी आता है जो हम आरएच सिस्टम बोलते हैं। अब यहां पे आपको पूछ रहा है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब जिसको कोई भी ब्लड दे सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसको कोई भी ब्लड दे सकता है जरूरत आने पे। लेकिन जैसे मैं आपको बोलूं कि जो ए है ये किसको ब्लड दे सकता है, बी किसको ब्लड दे सकता है, ए बी किसको ब्लड दे सकता है, ओ किसको ब्लड दे सकता है, ऐसी सिचुएशंस बनती है। तो यहां से आपको पूछ रहा है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो सबसे ब्लड ले सकता है। मतलब उसको ए भी अपना ब्लड दे सकता है, बी वाला भी ब्लड दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। और मोर प्रॉपर अगर मैं आपको बोलूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए बी, पॉजिटिव। अब इसमें चीजें बहुत है समझने के लिए, लेकिन अभी के लिए आप याद रखोगे जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है वो ए बी ब्लड ग्रुप है। और यहां पे मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जो यूनिवर्सल डोनर है, जो सबको डोनेट कर सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी, तो यही आपके ब्लड ग्रुप्स है ना, तो सबको डोनेट कर सकता है, वो है आपका ओ। अगर मैं
प्लेट बोलूं तो वो है O नेगेटिव। तो याद रख लेना ये चीजें, एक्सेप्टर कौन है AB पॉजिटिव, डोनर कौन है O नेगेटिव, और ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ABO सिस्टम आपका ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है। लैंडस्टाइनर था साइंटिस्ट जिसने ये सिस्टम दिया था, मतलब या तो आपका ब्लड A होगा, B होगा, AB होगा या O होगा, तो उसी में यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपका AB है, डोनर आपका O है। और मैंने प्लस माइनस करके भी आपको बता दिया कि एक्सेप्टर AB प्लस और डोनर O नेगेटिव। बाकी इसमें बहुत साइंस है, अगर पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी पढ़ा देंगे। बाकी अभी के लिए आप ये चीज याद रखोगे। चलते हैं आगे। तो यहां पे मैंने बताया भी है कि AB प्लस जो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ये आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है, मतलब ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन और भी है, वो आप पढ़ोगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। आपके सामने चार ऑप्शंस है, आपने बताना है सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका है। अब ये क्वेश्चंस बनते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू पे क्वेश्चंस बनते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू समझ लो एनर्जी प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा हमें। तो यहां पे चार ऑप्शंस है, आपने इनमें बताना है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं में आपको टॉप मिलता है, इन ऑप्शन में बताना है सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका है। आंसर करो, ए है, बी है, सी है कि डी है। ए आपका हाइड्रोजन है, बी आपका बायोगैस, सी आपका एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और डी है आपका सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आंसर करो, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका है। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है हाइड्रोजन। ये जो चार ऑप्शंस है इनमें हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। एक्सप्लेनेशन मैंने दी है कि हाइड्रोजन का वैल्यू क्या है, हाईएस्ट है। और मैंने ये भी बताया है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये मेजर ऑफ एनर्जी कंटेंट है इन फ्यूल और फूड। बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख लोगे, बहुत आसान है। जो बेसिक साइंस की चीजें जो हम यूज करते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है, उसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और ज्यादातर 9th 10th 8th आप समझ लो 6 से 10th तक का लेवल पूछा जाता है इसमें। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, efforts to improve the rearing environment for silkworms aim to reduce their vulnerability to which of the following types of infections। अब देखो, सिल्क वर्म्स हम यूज करते हैं सिल्क बनाने के लिए। अब ये बोल रहा है कि इनका जो रियरिंग है वो इंप्रूव किया जा रहा है, जो रियरिंग एनवायरनमेंट है वो इंप्रूव किया जा रहा है ताकि इनमें जो इंफेक्शंस हो रहे हैं वो कम हो। अब आपसे पूछ रहा है इनमें कौन से इंफेक्शंस होते हैं। आपके सामने चार ऑप्शंस है। क्या सिल्क वर्म्स में प्रोटोजुआ और वायरसेस से इंफेक्शन होते हैं, क्या बैक्टीरिया और फंजाई से होते हैं, या वायरसेस और बैक्टीरिया से होते हैं, या आपका डी ऑप्शन है प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई सब इसमें इंफेक्शन करते हैं। तो आपको बताना है कौन इंफेक्ट करता है सिल्क वर्म्स को। और ये मैं बता दूं, ये सारे के सारे आपको यहां जो मिल रहे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो कहीं ना कहीं आपकी जो बीमारियां है इन्हीं की वजह से होती है। जो आपके हम बोले कम्युनिकेबल डिजीजेस जो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलते हैं, तो ज्यादातर आपको वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से देखने को मिलती है। तो आप बताओ सिल्क वर्म्स में कौन इन्फेक्ट करता है, और उसी के लिए अब एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि रेयरिंग एनवायरनमेंट को इंप्रूव किया जाए। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। जो प्रोटोजुआ हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजे हो, सारे के सारे सिल्क वर्म्स पे अटैक करते हैं, इनको इन्फेक्ट करते हैं। और इसी के लिए टेक्निक्स नई नई अब लाई जा रही है ताकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये इनको इन्फेक्ट ना कर पाए, और जो सिल्क प्रोडक्शन हो वो अच्छे से हो, वो इंप्रूव हो। इसका मतलब यहां पे ये आ जाता है कि एवरीडे साइंस में आपको एग्रीकल्चर हो, सेरिकल्चर हो, पिसिकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, जो अलग अलग तरह के कल्चर है ना, आपका वेजिटेबल हो, फ्रूट के रिलेटेड हो, आपका सिल्क वर्म्स के रिलेटेड हो, तो ये सारी जो कल्चर्स है आपको इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको ये भी यहां पे स्टडी करने पड़ेंगे। तो चलते हैं आगे। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन दी है मैंने, बाकी मैंने बता ही दिया, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जेकेएसएसबी पूछता है। ये टेस्ट है, एक टेस्ट के बेसिस पे क्वेश्चन है।
When a few drops of iodine solution is added to rice water, the solution turns blue to black in color. This indicates the rice water contains. देखो ये एक टेस्ट है जिसमें आप क्या कर रहे हो कि आप आयोडीन को ऐड कर रहे हो किसके साथ, राइस वाटर के साथ। तो ये आपको बोल रहा है कि जब आपने ये ऐड किया तो वहां पे कलर आया ब्लू या ब्लैक। तो आपको बताना है ये जो टेस्ट है ये किसके लिए है। इसने आयोडीन डाला राइस में और वहां पे एक कलर आता है या ब्लू आता है या ब्लैक आता है, ये टेस्ट किसके लिए। और मैं आपको ये बता देता हूं इस टेस्ट को ही आयोडीन टेस्ट बोलते हैं, आयोडीन टेस्ट बोला जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, क्या आयोडीन टेस्ट फैट के लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है, स्टार्च के लिए होता है या सिंपल प्रोटीन, ऊपर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। आंसर करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आयोडीन टेस्ट पे, इसका मतलब जो बेसिक टेस्ट है जो जनरली यूज किए जाते हैं, तो आपको वो पता होने चाहिए। आंसर करो। और मैं आपको बता देता हूं यहां पे जो आयोडीन टेस्ट है ये आपका स्टार्च के लिए यूज किया जाता है। मोर पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स में ही आपका स्टार्च आता है। तो जैसे ही आयोडीन आप स्टार्च में ऐड करते हो तो वहां पे आपको ब्लू या ब्लैक कलर मिलेगा, जो ये टेस्ट दिखाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट करता है, स्टार्च को डिटेक्ट करता है। तो ये आप याद रखोगे। और यहाँ पे मैंने इमेज भी लाई है, ये आपका चावल है और जब इस पे आयोडीन डालते हैं तो ऐसी कलरेशन मिलती है, ब्लू या ब्लैक। तो हम चलते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन है वो आप देख लोगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं किया है। अब ये अलग अलग आपके फ्रूट्स हैं यहां पे, तो आपको फ्रूट्स है और दूसरी चीजें भी है ऑप्शंस में, आपने बताना है उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है और जो ऑप्शंस में लिखा हुआ एसिड है वो सही है या नहीं है। आपने वो ऑप्शन चूज करना है जो करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है हमारा टोमेटो, और टोमेटो में ये बोल रहा है हमें फॉर्मिक एसिड होता है, टोमेटो में बोल रहा है फॉर्मिक एसिड होता है। दूसरा ऑप्शन है ऑरेंज, ऑरेंज में बोल रहा है साइट्रिक एसिड होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका ग्रेप्स, ग्रेप्स में बोल रहा है टाटारिक एसिड होता है। और लास्ट ऑप्शन है आपका रेंसिड बटर, जिसमें ये बोल रहा है ब्यूटाइरिक एसिड होता है। तो आपने बताना है इन 4 ऑप्शन में गलत कौन सा है। आंसर करो, कौन सा ऑप्शन गलत है, किस ऑप्शन में गलत एसिड लिखा हुआ है। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। जो टोमेटो है, टोमेटो में बड़े सारे एसिड मिलते हैं लेकिन फॉर्मिक एसिड नहीं मिलता। टोमेटो में आपको ज्यादातर मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। तो ये चीज आप याद रखोगे। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है। ऑरेंज में आपको साइट्रिक एसिड मिलता है, ग्रेप्स में आपको टाटारिक एसिड मिलता है, बटर में आपको ब्यूटाइरिक एसिड मिलता है, लेकिन टोमेटो में फॉर्मिक एसिड नहीं ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। तो ये चीजें आप याद रखोगे। एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है। और यहां पे ये एक चार्ट है कि जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें कौन सा एसिड मिलता है। तो मैं एक बार पढ़ लेता हूं, ठीक है। ऑरेंज और लेमन में आपको साइट्रिक एसिड मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी। तो याद रख लेना। एप्पल में आपको मैलिक एसिड मिलता है, याद रख लेना। टेमरिन, इमली जिसे आप बोलते हो, उसमें टाटारिक एसिड मिलता है और ग्रेप में भी टाटारिक एसिड मिलता है। इस पे क्वेश्चन बनता है। रिसेंटली जो पेपर हुआ था जेकेएसएसबी का, मैंने ये क्वेश्चन फेस किया है। तो ये याद रख लेना ये चार्ट। विनेगर आपका एसिटिक एसिड आ जाता है, कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड आ जाता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड जैसे मैंने अभी आपको बताया। गैस्ट्रिक जूस में आपका एचसीएल होता है, ये तो सबको पता है। गैस्ट्रिक जूस मतलब आपके स्टोमक में एचसीएल होता है, एचसीएल बनता है। एचसीएल आपके बड़े सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो आपके फूड की डाइजेशन करते हैं। तो टी में आपका टैनिक एसिड होता है और रेड आंट्स, लाल कलर की चींटियां, उनमें आपको फॉर्मिक एसिड मिलता है। तो याद रख लेना ये चार्ट। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेचुरल सोर्सेज एंड एसिड इज करेक्टली मैच। सेम चीज अभी भी है कि जहां पे चीजें दी हुई है और एसिड दिया हुआ है जो उनमें पाया जाता है। तो आपने बताना है करेक्टली कौन सा ऑप्शन मैच है। पहला है टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड। अब नीचे मुझे लगता है ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेता हूं। ऑरेंज एसिटिक एसिड, नेटल सिटिंग लैक्टिक एसिड, टेमेरिन मेथनोइक एसिड। आंसर करो।
और मुझे लगता है आंसर तो कर लिया होगा क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। और यहाँ पे आपका आंसर है टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, ये तो ठीक है, ठीक मार्क किया हुआ। ऑरेंज में हमें पता है एस्टिक एसिड नहीं साइट्रिक एसिड होता, ठीक है। नेटल सिटिंग, नेटल सिटिंग आपका ये एक प्लांट होता है जो चुभता है, हमें बचपन में हमें बड़ी मार पड़ी है इस प्लांट से, हम कश्मीरी में सोई बोलते थे। तो ये जो नेटल सिटिंग है इसमें भी फॉर्मिक एसिड ही होता है। और टेमरिंद, टेमरिंद हमने अभी देखा टाटारिक एसिड होता है टेमरिंद में। तो ये टेबल आपको याद रखना है, इसी बेसिस पे क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर विटामिन बी12। विटामिन बी12 का केमिकल नेम क्या है। यहां पे आपको ये समझ में आ गया कि आपको विटामिन पढ़ने हैं। विटामिन आपके दो तरह के होते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल और दूसरे आपके होते हैं फैट सॉल्युबल, ठीक है। विटामिन आपको बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में चाहिए होती है, लेकिन बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। और इनको हम वाइटल एमीन्स भी बोलते हैं क्योंकि बॉडी के लिए नेसेसरी है। और विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन आपको रेगुलरली डाइट में लेने पड़ते हैं, और फैट सॉल्युबल विटामिन आपको रेगुलरली डाइट में नहीं लेने पड़ते क्योंकि ये स्टोर रहते हैं लिवर में। तो ये चीजें याद रखोगे। फैट सॉल्युबल विटामिन में आपका ए, डी, ई और के आ जाता है, और वाटर सॉल्युबल में आपका बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आ जाता है। तो यहां पे आपसे ये पूछ रहा है विटामिन बी12 जो बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है, उसका केमिकल नेम क्या है। आपको विटामिन और उनके केमिकल नेम्स पता होने चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं विटामिन बी12 का केमिकल नेम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो फिर मैं बता देता हूं। थाइमीन है, राइबोफ्लेविन है, कोबैलेमिन है या नियासिन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोबैलेमिन। अगर मैं पूरा बताऊं, साइनो कोबैलेमिन बोलते हैं हम, कोबैलेमिन। साइनो कोबैलेमिन आपका विटामिन बी12 है, साइनो कोबैलेमिन आपका विटामिन बी12 है, और इसमें कोबाल्ट मेटल होता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो याद रख लेना ये सारी चीजें और विटामिन को नजर दे देना। आपके एवरीडे साइंस में विटामिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑलरेडी मैंने विटामिन पे लेक्चर डाला हुआ है, उसको देख लो, डेफिनेटली चीजें क्लियर होंगी। बाकी पेड में भी चीजें चल रही है। आपका जो मैक्सिमम जनरल नॉलेज का पोर्शन है जो अभी सिलेबस में आया है नया पोर्शन, वो रणधीर सर खुद करा रहे हैं। तो आप वहां भी पेड में भी चीजें देख सकते हो, आप ले सकते हो वहां पे भी। बाकी यूट्यूब पे भी हम करा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बस पढ़ते रहो। तो हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ विटामिन और उनके केमिकल नेम दिए हुए हैं, आप देख लोगे, आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हर्बीवोर्स इन ए फूड चेन। अब ये बोल रहा है हर्बीवोर्स फूड चेन में क्या होते हैं। क्या ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, या डिकम्पोजर होते हैं। अब आप आंसर करो। तो तब तक मैं आपको बताता हूं, फूड चेन होता है कि कौन किसको खाएगा, है ना। जैसे घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है। तो इस तरीके की आपकी फूड चेन्स होती है और डिफरेंट तरह की फूड चेन्स होती है। तो यहां पे ये पूछ रहा है जो हर्बीवोर है, जो घास खाता है, वो किस कैटेगरी पे आता है फूड चेन के। पहले मैं आंसर कर देता हूं यहां पे। इस क्वेश्चन का आंसर है जो हर्बीवोर होते हैं ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस पे मैंने एक डायग्राम लाई है जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। तो ये आप देख सकते हो, ये एक फूड चेन है। यहाँ पे जैसे सन से जो एनर्जी आती है उससे प्लांट्स, है ना, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, और इन प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवोर खाता है। ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। हर्बीवोर आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और इस प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है, ठीक है। यहां पे जैसे आप देखते हो ये हर्बीवोर है, इसको ये लिजर्ड खाती है, और इसको आपका एपेक्स या टॉप प्रेडेटर खाता है। और अलग अलग तरह की फूड चेन्स होती है, आपको फूड चेन्स के बारे में पढ़ना है, इकोलॉजी पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीजें भी एवरीडे साइंस में आ जाएंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड फास्टर इन समर बिकॉज। अब सीधे पूछ रहा है कि मिल्क जो है ये कर्ड में हम कन्वर्ट करते हैं ना, हम दूध से आपकी जो दही बनती है, तो ये बोल रहा है कि समर में ये जल्दी होता है। तो क्यों होता है समर में जल्दी। ऑप्शंस आपके सामने। पहला ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो बैक्टीरिया होता है, आपको पता है मिल्क से जो दही बनती है
उसमें बैक्टीरिया का रोल होता है, कौन से बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस का। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है क्योंकि टेम्परेचर में ये बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करता है इसलिए। दूसरा ऑप्शन है द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर से बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है। मुझे तो लगता है ये वाला ऑप्शन तो सीधे ही गलत हो गया क्योंकि समर में डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है। तीसरा ऑप्शन है द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर रिमेन नॉर्मल। तो ये हो सकता है कि बोल रहा है कि टेम्परेचर नॉर्मल रहने पे बैक्टीरिया की ग्रोथ डिक्रीज होती है। और चौथा ऑप्शन है टेम्परेचर विल हैव नो इफेक्ट, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है बैक्टीरिया की ग्रोथ पे। आंसर करो, ऑप्शंस आपके सामने है। एक तो मैंने एलिमिनेट कर भी दिया है और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। अब आई होप आपने मार्क कर लिया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ये सीधी सी बात है कि समर में आपका टेम्परेचर ज्यादा रहता है और टेम्परेचर जब ज्यादा रहता है तो ये जो बैक्टीरिया है समर सीजन में, जो लैक्टोबैसिलस है जो दूध से दही बनाता है, वो ज्यादा ग्रो करता है और जितना ज्यादा ये ग्रो करेगा उतना ही ज्यादा आपका दूध से दही अच्छी बनेगी। तो चलते हैं आगे। मतलब जो आपके नॉर्मल फूड आइटम्स है वो भी आपने देखने हैं, उसमें जो साइंस इन्वॉल्व है वो आपने चेक करना है, उन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द राइजिंग ऑफ डो। एक कॉमन सिनेरियो जो आप देखते रहते हो अपने घरों में कि जो आप डो बनाते हो आटे का, वो फिर राइज होता है, फूलता है। ये क्यों फूलता है, कैसे फूलता है, वही आपसे पूछ रहा है। क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ यीस्ट की वजह से, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की वजह से, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल की वजह से। आंसर करो, जो आपका डो होता है वो क्यों फूलता है, आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से जो आपका डो होता है ना, वो फूलता है। एक्चुअली डो में यीस्ट यीस्ट यूज किया जाता है और यीस्ट क्या करता है, शुगर का इंटेक करता है। और जब शुगर का इंटेक करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से आपका जो डो है वो क्या होता है, वो फूलता है। तो ये चीजें आप याद रखोगे सारी की सारी। और यहां पे मैंने इमेज भी दिखाई है, जैसे ये यीस्ट है, ये क्या करता है, शुगर्स का इंटेक करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड आपके डो को क्या करता है, पूरा फुलाता है। तो ये चीजें आप याद रखोगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। विटामिन से फिर से एक और क्वेश्चन है यहां पे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन। बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं, आपका क्वेश्चन है। 6 आते हैं, 8 आते हैं, 7 आते हैं, 5 आते हैं। बी कॉम्प्लेक्स आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन में आता है। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है 8। आपके बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन आते हैं, मैं बता ही देता हूं। B1 आता है आपका, B2 आता है, B3 आता है, B5 आता है, B6 आता है और आपका B7 आ जाता है, B9 आ जाता है, B12 आ जाता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा, आपके जो विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स वाले, आपको इनके केमिकल नेम्स भी पता होने चाहिए। जैसे B1 का है थायमीन, B2 का है आपका राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन याद रख लेना। B3 है आपका निएसिन, B5 है आपका पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, B6 है आपका पायरिडॉक्सिन, B7 है आपका बायोटिन, B9 है आपका फॉलिक एसिड। देखो मैं फास्ट लिख रहा हूं, बस ये है आपको समझाना कि आपको ये याद कर लेना है। और B12 जो मैंने बताया था ऑलरेडी, साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन। तो ये चीजें आप याद रखोगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाकी एक्सप्लेनेशन है यहां पे, वो देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स नोन एज। एक सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को आप क्या बोलते हो। सेम तरह के ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस है ना, तो ह्यूमंस, हम सारे ह्यूमंस मिलके हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हम एक तरह की पॉपुलेशन है। क्या किंगडम बोलेंगे, क्लास बोलेंगे, फाइलम बोलेंगे, क्या स्पीसीज बोलेंगे, आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। स्पीसीज, जैसे हम ह्यूमंस एक स्पीसी है, तो इसी तरीके से अलग अलग तरह की पॉपुलेशन, एक अलग अलग तरह की
स्पीसी बनाती है। तो हम चलते हैं आगे। तो मतलब आपको ये टेक्सोनॉमी की जो क्लासिफिकेशन आती है, आई होप आपको पता है, जैसे अलग अलग स्पीसीज को ग्रुपिंग की जाती है टेक्सोनॉमी में, तो वो चीजें आपने देखनी है, ठीक है। तो स्पीसी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, एप्पल इज रिच इन। एप्पल में बड़ी सारी चीजें होती है। यहां पे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एप्पल रिच है, जो एप्पल में पाया जाता है, जो एप्पल में पाया जाता है, आंसर करो। क्लोरीन है, कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। आपके एप्पल में आयरन मिलता है, तो आयरन बड़ी सारी चीजों में मिलता है, एप्पल में बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन एप्पल में आयरन भी मिलता है। इसलिए आपका जो एप्पल है आपके ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। और जो कंडीशन आती है एनीमिया, एनीमिया मतलब जब ब्लड काउंट कम हो जाता है, जब आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स कम हो जाती है, तो उसमें एप्पल अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये चीजें आप याद रखोगे। यहां पे मैंने दी भी हुई है इमेज एप्पल के रिलेटेड की, ये एनीमिया में काम आता है, ठीक है। एनीमिया होता है ब्लड सेल्स का कम हो जाना, आरबीसीज का, पर्टिकुलरली जो आपके रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एप्पल पे एक और क्वेश्चन, आपके फ्रूट्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये भी आपका एवरीडे साइंस है। क्वेश्चन नंबर 15 है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन एन एप्पल इज। एप्पल में कितना पानी होता है? ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो। कितना परसेंट पानी आपको मिलता है एप्पल में? अब इतना मैं बता देता हूं, देखो ये परसेंटेज वेरी करती है अलग अलग बुक्स में, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। तो यहां पे आप आंसर करो, फिर मैं बता देता हूं। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 84% आंसर होना चाहिए, क्योंकि 80s में ही आपका परसेंटेज मिलता है एप्पल में वाटर का, 80 to 85। तो अगर मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन भी बताऊं, यहां पे एक इमेज भी मैंने लाई है, तो यहां पे 85.7% है। तो ये आप याद रखोगे कि इसी रेंज में अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो आप मार्क करोगे। तो बाकी यहां पे और भी चीजें दी हुई है, ये आप देख लोगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज नोन एज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायरस आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में आता है। वायरस हम बोलते हैं लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। अब ये चीजें समझने के लिए इसको बड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूं कि वायरस जब बॉडी के बाहर है तो ये कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर आता है ये सबसे बुरी चीज है। वायरसेस को हम बोलते हैं साइंस में अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ पैरासिटिज्म। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ पैरासिटिज्म। मतलब सबसे बुरा पैरासाइट यही है अगर आपकी बॉडी में आ गया, क्योंकि ये आपकी बॉडी की मशीनरी को यूज करके अपने बच्चे बनाता है, नए वायरस, नए वायरियॉन्स बनाता है, ठीक है। वायरस कुछ इस तरीके का होता है, ये वायरस है, अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए। डीएनए होगा तो डबल होगा, आरएनए होगा तो सिंगल होगा। तो अंदर वायरस के होता है जेनेटिक मटेरियल, बाहर होता है प्रोटीन। उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, यही आपका क्वेश्चन है, आप आंसर करो। और मैं आपको बता देता हूं ये वायरस क्या करता है, आपकी बॉडी की सेल में जाता है और आपके जो सेल है उसकी मशीनरी को यूज करता है छोटे छोटे वायरस बनाने के लिए, छोटे छोटे वायरस बनाने के लिए। और ये वायरस बाहर निकल के क्या करते हैं, दूसरी सेल को इफेक्ट करते हैं, और ऐसे एक वायरल इंफेक्शन होता है। तो वायरस क्या बोलते हैं? अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ पैरासिटिज्म। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कैप्सिड। वायरस के बाहर जो प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं कैप्सिड, याद रख लेना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब जो डिजीज है उनके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है आपको पता होने चाहिए। ऑलरेडी मैंने कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे लेक्चर डाला हुआ है, आप देख सकते हो। आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एवरीडे साइंस में। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, हनी इज स्वीटर देन केन शुगर। बोलते हैं जो हनी है, जो शहद है, ये स्वीटर होती है केन शुगर से, जो आप केन शुगर लेते हो, या कॉर्न सिरप से। तो बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन शुगर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि ये जो हनी जो है ये ज्यादा मीठा होता है केन शुगर और कॉर्न सिरप से। तो किस शुगर की वजह से? आपके सामने ऑप्शंस है, डेक्सट्रोस है, लेवलोस है, सक्रोस है, या लिपिड। आंसर करो। अब लिपिड तो आपका शुगर नहीं है, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। ए बी सी में मुझे बताओ कौन सा करेक्ट है, आंसर करो।
और मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर है लेवलोस। लेवलोस हम आपके फ्रक्टोज को लेवलोस भी बोला जाता है, याद रख लेना। फ्रक्टोज एक बहुत ही स्वीटर नेचुरल शुगर है, तो ये आप याद रखोगे, एक्सप्लेनेशन है यहां पे। तो जो ये फ्रक्टोज है, सक्रोस है, ग्लूकोज है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये आप समझ लो, आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है। डैश डैश इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ व्हीकल। स्पीड ऑफ व्हीकल मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर, ओडोमीटर या हाइग्रोमीटर। आंसर करो। स्पीड को मेजर करने के लिए गाड़ी आपने चलाई है, अगर नहीं चलाई है तो देखी होगी, तो अगर देखा है तो जो स्पीड होती है गाड़ी की वो कहां पे मेजर होती है? आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से आप गाड़ी की स्पीड मेजर करते हो। और ओडोमीटर एक और डिवाइस है जो वहां पे लगा होता है, जो आपको डिस्टेंस बताता है। ओडोमीटर क्या बताता है? डिस्टेंस। और बाकी जो दो ऑप्शंस है, एनीमोमीटर और हाइग्रोमीटर, ये आपको मैं होमवर्क देता हूं। मतलब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करो। कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि एनीमोमीटर और हाइग्रोमीटर कहां यूज होता है। हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहां पे मैंने ओडोमीटर और स्पीडोमीटर की डायग्राम भी दी है। ये ओडोमीटर है, आपका डिस्टेंस बताता है, स्पीडोमीटर आपका स्पीड बताता है। तो हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेलानोमा स्किन कैंसर इज एसोसिएटेड विद। मेलानोमा स्किन कैंसर को बोला जाता है जिसमें आपके जो स्किन में जो मेलानिन सेल्स है वो इन्वॉल्व होती है। तो ये बोल रहा है ये एसोसिएट है किस चीज के साथ? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ओजोन एक्यूमुलेशन, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, एलर्जिन। तो ये चार रीजंस है नीचे ऑप्शंस में। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन या कौन सा रीजन है जिसकी वजह से मेलानोमा होता है। तो आंसर करो। अब देखो, मेलानोमा के अलग रीजंस है, लेकिन ये आप समझ लो कि ये वन ऑफ द फैक्टर है जिसकी वजह से मेलानोमा के केसेस हमें देखने को मिले ज्यादा। आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता ही देता हूं, इसका आंसर है ओजोन डिप्लीशन। आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर आपके जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स है, ट्रोपोस्फीयर आता है, स्ट्रेटोस्फीयर आता है, इसी तरीके से आगे और लेयर्स आते हैं। जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें आपका ओजोन होता है, और आपका जो ओजोन लेयर है ये आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। जो सन से यूवी रेज आते हैं, ओजोन प्रोटेक्ट करता है इन यूवी रेज से। अब क्या हुआ, ओजोन डिप्लीशन की वजह से ये ओजोन लेयर जो है ये पतला हो गया, जिसकी वजह से यूवी रेज ने क्रॉस कर लिया स्ट्रेटोस्फीयर को। तो ये जो यूवी रेज है इन्होंने स्किन डैमेज किया, और इसी स्किन डैमेज में आपका मेलानोमा भी आ जाता है, जो स्किन कैंसर है यूवी एक्सपोजर की वजह से हुआ। तो आप ये सारी चीजें याद रखोगे। हम चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल्स आर। पर्ल्स के बारे में पूछ रहा है, इनका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? पर्ल्स अगर मैं आपको बताऊं आपके मोलस्कस में होते हैं। मोलस्कस में पर्टिकुलरली ऑयस्टर्स में आपने देखे भी होंगे पर्ल्स, ऐसे वीडियोस आती रहती है इसकी। तो ऑप्शंस आपके सामने, आपने बताना है मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है पर्ल्स का। कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एर्गोनाइट या कॉनकॉइलिन, या नन ऑफ दीज। आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये आपके मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं पर्ल्स के। तो यहां पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। और मैंने बहुत कोशिश की कि हर एक क्वेश्चन पे मैं आपको अच्छा खासा कंसेप्ट बताऊं। आपको इसी हिसाब से पढ़ना है एवरीडे साइंस में। और ज्यादा मैं इसमें आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें एमसीक्यूज करो, क्योंकि साइंस जो एवरीडे है इसमें बड़ा कुछ आता है। तो जितने ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे ना, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी बहुत है। तो इसमें प्रैक्टिस करते जाओ एमसीक्यूज को। मैं और भी सेशन लाऊंगा इस पे, कोशिश करूंगा एवरीडे साइंस पे। बाकी पढ़ा तो रहे हैं हम, आप पढ़ते रहो। आपको जहां से मर्जी है वहां से पढ़ो। हमारे पेड कोर्स में आना चाहते हो आप वहां से पढ़ सकते हो। वहां भी रणधीर सर आपका जो जनरल नॉलेज है विद करंट अफेयर्स खुद करा रहे हैं। तो बेस्ट करो, अपना बेस्ट दो। आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली होगी। आपकी मेहनत मैटर करती है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।